अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 203 को। इसके पीछे वाले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स उदाहरण ये सब किए थे। 203 का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि इनमें से कौन सा फलन है और फलन है तो उसका परिसर ज्ञात करें। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। फलन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फलन किसे कहते हैं। फलन कहते हैं जब मतलब सेट ए के सेट बी के मतलब सेट ए के सभी अवयव का सेट बी में सिर्फ एक इमेज हो तो उसे फलन कहते हैं। जैसे यहाँ 2 3 है और यहाँ 1 2 है, तो अगर इसका 1 से है और इसका 2 से है तो ठीक है। लेकिन अगर एक इमेज मतलब एक प्री इमेज का 2 ठो इमेज मिल गया, मतलब 2 का संबंध 1 से भी हो जाए और 2 का संबंध 2 से भी हो जाए, तब ये फलन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मतलब एक अवयव का संबंध सिर्फ एक ही अवयव से होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट का पहला अवयव सेट ए का सदस्य होता है, मतलब पहले सेट से होता है, और दूसरा अवयव दूसरे सेट से होता है। तो हम यहाँ सेट बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, और इधर सेट बी बना लेते हैं। तो सेट ए में पहले 2 है, यहाँ 5 है, 8 11 14 और 17 है। 8 11 14 और 17 ये हो गए। और सेट बी में यहाँ 1 है 1 है 1 1 1 और 1 है, सिर्फ 1 है। मतलब 2 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध भी 1 से है, 8 का 1 से है, 11 का 1 से है, 14 का 1 से और 17 का भी 1 से है। सबका संबंध 1 से है। तो बताइए ये फलन है कि नहीं? ये फलन है। क्यों? क्योंकि 2 का भी सिर्फ एक ही इमेज हो रहा है ना। मैंने क्या बताया कि सबका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, 2 ठो इमेज नहीं आना चाहिए। लेकिन 2 का भी सिर्फ एक ही इमेज है, 5 का भी सिर्फ एक ही इमेज है, तो पहला फलन है। फलन है और फलन है तो इसका परिसर लिखना है। तो मैंने कहा था कि जो हमेशा पहले आता है उसे प्रांत कहते हैं, और जो ऑर्डर पेयर में मतलब क्रमित युग्म में जो दूसरा सदस्य होता है, दूसरा अवयव होता है, उसे हम लोग परिसर कहते हैं। तो सबका दूसरा तो 1 है, तो परिसर इसका मिल गया हमें, परिसर मिला 1। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसके लिए भी मतलब दूसरे के लिए भी अच्छा होगा कि पहले हम ऐसे सेट बना लें, बड़ा बड़ा 2 ठो सेट बना लेते हैं। पिछली बार लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। 2 4 6 8 10 12 14 लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 का 1 से संबंध देख लीजिए, 2 1, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 5 10 का 5 से, 12 का 6 से और 14 का 7 से। सबका एक एक इमेज मिल रहा है, अतः यह भी फलन है। और इसका परिसर लिखना है। सवाल में दे रखा है सिर्फ परिसर लिखो, प्रांत लिखने को नहीं कह रहा है। तो इसका परिसर क्या होगा तो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया इसका परिसर। अब तीसरा सवाल हमारा अभी अंतिम है, पहला का अंतिम। तो तीसरे सवाल का देखते हैं। यहाँ भी 2 ठो घर बनाते हैं। पहले में 1 1 और 2, 1 और 2। मैंने कहा कि एक अवयव को 2 बार लिखना आवश्यक नहीं है। इधर है 3 5 और 5, मतलब 3 और 5। अब 1 का 3 के साथ है, पहले 1 का 3 के साथ, दूसरे में 1 का 5 के साथ है, 1 का 5 के साथ। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यह फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि 1 के 2 इमेज मिल गए, 3 और 5। तो यहाँ लिख देंगे यह फलन नहीं है। कारण अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि यहाँ 1 के 2 इमेज बन रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब बन रहे हैं
इसीलिए यह एक फलन नहीं है। दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करिए। अब ये वास्तविक फलन क्या होते हैं? तो वैसे फलन जिनमें जो भी अवयव हों वो एक वास्तविक संख्याएं हों। ठीक है, तो यह हमें कह रहा है कि इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो हमें पहला सवाल दिया हुआ है f(x) बराबर मॉड ऑफ x। यह सवाल आपको देखने में थोड़ा सा भारी लग सकता है, बनाने में थोड़ा भारी लग सकता है, क्योंकि यह बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि आसानी से समझा सकूं। मतलब f(x) बराबर माइनस मॉड ऑफ x, तो ये x क्या होता है या मॉड क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि इसको हिंदी में मापांक कहते हैं, और बेसिक्स वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था कि इसके भीतर अगर आप ऋणात्मक संख्या रखेंगे तब भी यह धनात्मक मान देगा, और धनात्मक संख्या रखेंगे तब भी यह धनात्मक मान देगा। तो जैसे इधर साइड में समझते हैं, माइनस मॉड ऑफ x का मतलब क्या है? सिर्फ मॉड ऑफ x में अगर हम 3 रखें, -3 रखें तो वैल्यू 3 हो जाएगा, और 3 रखें तब भी 3 ही होगा। लेकिन हमें इस सब के आगे माइनस लगा के दिया हुआ है, तो इस सब के आगे माइनस लग जाएगा। मतलब हम x का मान अगर धनात्मक भी लें तो हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, और ऋणात्मक लेते हैं तो तभी ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त, क्योंकि ऋणात्मक लेंगे तभी यह मॉड धनात्मक बना देगा, और उसके बाहर माइनस बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब कि ऑर्डर पेयर में जैसे हम x का मान लिखते हैं और f(x) का मान आ जाता है, यही ना होता है। x का मान लिखते हैं और f(x) का मान आता है। मतलब अगर इसको x y करके देखें, क्योंकि 10वीं क्लास में तो आपको ये देखने का आदत है, तो यहाँ f(x) को आप y मान सकते हैं, x का मान रखेंगे और y का मान आएगा। ऐसा 10वीं क्लास में हम बनाए थे ना। तो x का मान तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो x का मान हम ऋणात्मक भी रख सकते हैं, धनात्मक भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो उसी को प्रांत कहते हैं। मतलब जो इधर आता है पहला अवयव, इसको हम लोग प्रांत कहते हैं, और जो बाद में आता है उसे परिसर कहते हैं। तो प्रांत हम कुछ भी रख सकते हैं। प्रांत क्या हो गया? r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 या दशमलव में कुछ भी, तो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अब परिसर क्या आएगा? तो मैंने आपसे कहा कि प्रांत आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन परिसर सदैव ऋणात्मक संख्या आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऋणात्मक लिख के देखा था तभी ऋणात्मक संख्या आया था, धनात्मक लिख के देखा तभी ऋणात्मक संख्या आया। हाँ, एक 0 रख लेंगे तो माइनस का 0, यह -0 नहीं होता, माइनस का 0 0 ही हो जाता है। मतलब हमें 0 से आगे तो कोई संख्या मिल ही नहीं सकता है। जब मिलेगा तो 0 से कम ही मिलेगा, मतलब ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। तो इसका परिसर हम लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका परिसर हम लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के और 0 तक। 0 आएगा तो जब आएगा जो शामिल होता है उसके लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और जिसको छोड़कर उसमें छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। और ये भी कंसेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया, मैंने बस आपको समझा दिया यहाँ पे कि ये क्यों हुआ। क्योंकि देखो, प्रांत हम अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालोगे मॉड का काम है उसको पॉजिटिव बना देना। तो अगर नेगेटिव भी डाले तो उसको पॉजिटिव बना दिया, और आगे एक डंटा बैठा है मतलब माइनस बैठा है, आगे उसको माइनस बना दिया। प्लस भी डाले तब भी माइनस बना दिया। तो परिसर हमें या तो शून्य रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, और नहीं तो केवल और केवल ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। इसीलिए मैंने लिखा धनात्मक एक भी संख्या रेखा जानते हैं ना, माइनस अनंत से लेके 0, और यहाँ अनंत आता है, बढ़ते जाता है, यहाँ भी बढ़ते जाता है। तो 0 से बड़ा तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा हमें कभी भी। तो हम माइनस अनंत से लेके और माइनस अनंत कभी भी होता नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे घेर दिया, और ये मतलब बड़े ब्रैकेट से, मतलब 0 को लेकर और माइनस अनंत को छोड़कर। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ f(x) बराबर दिया हुआ है 9 - x²। ठीक है,
अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का परिभाषा अगर आप जानते हैं तो हमने बताया था कि सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, बस अंदर नेगेटिव संख्या नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो वह काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वह वास्तविक संख्या होगी ही नहीं। तो यहाँ ऋणात्मक आने का चांस कब है? जब हम x का मान, मतलब जब x स्क्वायर का मान 9 से अधिक आए, तो 9 में से उससे ज़्यादा घटेगा तो वो 0 हो जाएगा। चेक करते हैं, मैं करके बताता हूँ। एक बार f0 रख के चेक करिए, क्या होगा? अंडर रूट 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 बराबर 3 आ गया, दिख रहा है। अब f का मान प्लस माइनस 1 रख के चेक कीजिए। प्लस माइनस 1 मतलब प्लस 1 भी और माइनस 1 भी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? प्लस 1 अलग और माइनस 1 अलग क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर करना है तो प्लस 1 का भी स्क्वायर प्लस ही होता है और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ही होता है, मतलब प्लस ही होता है। तो 9 माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ना, माइनस 1 गुना माइनस 1 एक ही हो जाएगा ना। तो 9 और माइनस 1 बराबर अंडर रूट 8, ठीक है। अब f का मान प्लस माइनस 2 मैंने रखा, तो 9 और माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 बराबर अंडर रूट 5। 9 में 4 गया तो 5। अब f का मान मैंने प्लस माइनस 3 रखा, तो 9 और माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, प्लस माइनस 4 रख के चेक करते हैं, तो 9 और माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 माइनस 16 बराबर माइनस का 7। अब ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये तो काल्पनिक संख्या हो गया। मतलब हम x का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? 0 से लेकर 3 तक रख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, x का मान 0 से लेके और 3 तक रख सकते हैं, लेकिन 3 धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अगर संख्या रेखा पर दिखाएं तो 0 बीच में आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, यह -1 -2 और -3 है, और ये -4 तो हम रख नहीं पा रहे हैं। माने हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? -3 से लेके 3 तक रख सकते हैं। बस इसी को लिख देना है। प्रांत, प्रांत कितना आएगा? तो -3 तो रख सकते हैं ना, तो यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, -3 से लेकर 3 तक। आशा करता हूँ कि आपको प्रांत वाला बात समझ में आया होगा। अब परिसर, तो परिसर कहाँ से कहाँ तक आया ये तो देख लो। परिसर हमारा सबसे कम 0 आया है, उससे कम नहीं आया, तो संख्या है ही नहीं, 0 आया है। और अधिकतम परिसर कितना आया है? 3 आया है। तो आप परिसर का मान ये 0 से 3 रख देंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 प्राप्त हुई थी और सबसे बड़ी संख्या 3 प्राप्त हुई थी। तो आप यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। सवाल तो एकदम बच्चों का सवाल है। हमें एक f(x) का मान दिया, f(x) बराबर 2x - 5, और कह रहा है हमें f0 ज्ञात करना है, मतलब x का मान 0 रख के उसका आंसर ज्ञात कर देना है। तो f(x) बराबर 2x - 5 है, तो f0 बराबर 2 गुना 0 - 5 होगा। तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा -5। अब f7, तो 2 गुना 7 -5 होगा, तो 2 सते 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब है f का मान -3, तो 2 गुना -3 और -5, तो 2 गुना -3 करेंगे तो -6 और -5 बराबर -11 आएगा। तो ये बहुत आसान था, ये आपको समझ में आया होगा। चौथा सवाल भी एकदम उतना ही आसान है। यहाँ तापमान का संबंध दिया हुआ है Tc - 9c बटा 5 + 32। सवाल बस यही कह रहा है, आप उसको समझिएगा। थोड़ा सा भाषा कुछ अपना बदल दिया है, मैं बस सॉल्यूशन दे रहा हूँ। वो कह रहा है कि सेल्सियस में तापमान को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए, और उसके लिए संबंध दे रखा है। तो
टी सी बराबर 9c प्लस 5/32 है, तो टी जीरो का मान कितना होगा? तो जहाँ सी है वहाँ जीरो रख दो, तो 9 गुना 0/5 और जोड़ 32। तो 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा बटा 5 जोड़ 32। अब 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 जोड़ 32 बराबर 32। 0 में 32 जोड़ेंगे तो 32 ही आंसर आएगा, पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा टी 28, तो 9c मतलब 9 गुना 28 और बटा में 5, तो बटा 5 कर लिए, ठीक है। और प्लस 32 और बटा में कुछ नहीं तो एक तो कर ही सकते हैं, तो 28 9 में 28 से गुना करेंगे तो 9/72 का 2 बचा 7 और 9 दूना 18 और 7 25 हो जाएगा, और बटे 5 प्लस 32/1। अब 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 252 और 1 पचे 5 तो 32 पचे 160। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 5 और 6 11 का 1 बचा 1 और 2 1 3 1 4 और बटा 5। अब t का मान -10 रख के तीसरा प्रश्न बनाते हैं, तो 9 गुना -10 और बटा में 5 जोड़ 32। अब 9 में -10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा और बटा 5 -90 हो जाएगा और प्लस 32। तो 90 में 5 से भाग देंगे तो 90 कितनी बार में 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40 माइनस का और प्लस 32, ये कट के -18 आ गया और प्लस 32 और -18 कितना होता है? तो प्लस 32 और -18 36, तो 18 में से 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। तो अगला प्रश्न हमें चौथा दिया हुआ है, c का मान निकालिए जब टी सी बराबर 212। तो हमें c का संबंध क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से संबंध आप देखिए, टी सी बराबर दिया हुआ है 9c/5 जोड़ 32, ठीक है। तो टी सी का मान 212 दे दिया, तो यहाँ 212 मैं लिख देता हूँ और यहाँ 9c/5 और जोड़ 32। अब प्लस 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा, तो 9 या 212 माइनस 32 बराबर 9c/5। तो 212 में से 32 को घटाएंगे तो 0 और 11 में से 3 जाएगा तो 8 और हो तो क्या नहीं, 21 में से 18 हो गया सीधे। अब 1 बचा तो 1 आ गया और बराबर 9c/5। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुना में भेज दीजिए, तो या 180 और बटा में 9 तो गुना में बटा में 5 तो गुना में 5 आ जाएगा और गुना में 9 तो बटा में 9 आ जाएगा। ये c का मान मिल गया। अब कटाइए इसको, 9 दूना 18 0 और 20 पचे 100, तो c का मान हमें क्या मिल गया? 100। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब अंतिम प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 3 ठो फलन दिया है और सबका परिसर ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले प्रांत भी हम ज्ञात कर लेंगे और परिसर भी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ करें f(x) बराबर 2 - 3x और x इज एलिमेंट ऑफ r, जहाँ x जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये शर्त दिया हुआ है कि x जो है वो रियल नंबर है लेकिन 0 से बड़ा है। तो यहाँ सबसे पहले प्रांत तो हमें दिया हुआ है, हमें परिसर ज्ञात करना है। प्रांत क्या दिया हुआ है कि x जब भी होगा तो यह 0 से बड़ा होगा, और देखो 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा मतलब 0 को छोड़ के, और 0 से बड़ा रियल नंबर क्या होता है? अनंत तक होगा, और इसको भी छोड़ के अनंत कोई संख्या नहीं होती, मैंने बताया था। x जब भी होगा 0 से बड़ा होगा तो 0 से अनंत तक हो गया और दोनों को छोड़ के। तो अब इस स्थिति में हमें देखना है परिसर क्या होगा। तो परिसर के लिए पहले इसको समझिए। अगर x का मान आप मान लीजिए कि 0 ले लेते हैं, तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। x का मान आप -3 ले लेते हैं तो -3 - 3 प्लस हो जाएगा,
या माइनस कुछ भी संख्या ले लेते हैं, ऋणात्मक संख्या कोई भी ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 2 में जुड़ेगा तभी एक धनात्मक संख्या, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव, जीरो लेने पर पॉजिटिव संख्या लेने पर भी पॉजिटिव प्राप्त होगा। लेकिन हमें तो ऋणात्मक संख्या लेना ही नहीं है ना, यहाँ तो कह रहा है कि x आपको जब भी लेना है तो धनात्मक लेना है, तो ये स्थिति तो हमारी हो ही नहीं सकती। अब हम एक धनात्मक संख्या लेते हैं, तो धनात्मक संख्या हम 1 लेते हैं तब भी हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, 2 लेते हैं तब भी हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, देखिए ना, 3 लेते हैं तब भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। समझ रहे हैं बात को। अब परिसर के लिए देखते हैं, तो परिसर हमें दिया हुआ है x 0 से बड़ा है। अब कुछ भी करके यहाँ ये लाइए इस तरफ, तो यहाँ 3x दोनों तरफ 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 गुना 0, ठीक है, 3 गुना 0 0 ही हो जाएगा। अब इसमें -1 से गुना कीजिए या फिर -3 से ही नहीं, पहले 3 से गुना कर दीजिए, उसके बाद यहाँ हमें -3 लाना है, दोनों तरफ माइनस से करेंगे तो -3x, और ये चिन्ह अब इधर घूम जाएगा -0, 3 में 0 से गुना कीजिए 0 और माइनस का चिन्ह है। सर ये इधर से था तो इधर क्यों कर दिए, समझाता हूँ। मान लीजिए कि 5 4 से बड़ा है और दोनों तरफ जब माइनस से गुना करेंगे तो -5 -4 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए ये घूम जाता है, जब दोनों ओर माइनस से चिन्ह बदलते हैं तो घूम जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोनों ओर 2 जोड़ देते हैं तो 2 -3x हो जाएगा, और इधर क्या हो गया कि 0 और -0 या 0 ही होता है और +2, तो यानी कि 2 -3x और इधर आ गया 2, और ये क्या है हमारा, ये fx है, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, 2 से हमेशा 2 से छोटा ही आएगा, 2 से बड़ा ये कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये संबंध हमें मिल गया, तो परिसर को हम लिख सकते हैं 2 से बड़ा का 2 से छोटा का मतलब क्या है, fx 2 से छोटा मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि यह 2 से छोटा मतलब 2 को छोड़ के, ठीक है, और इससे छोटा मतलब माइनस अनंत से, माफ़ कीजिएगा, माइनस अनंत से लेके और यह 2 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ जो जो काम किए हैं, जैसे दोनों में 3 से गुना किए हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा, फिर दोनों में -3 से गुना किए हैं तो ये भी लिख दिए, मतलब 1 से गुना किए हैं वो भी लिख दीजिएगा, फिर दोनों में 2 जोड़े हैं वो भी इसके ऊपर लिख दीजिएगा, और ऐसे आपका संबंध एक आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, घबराइएगा नहीं, ये अगर भारी लगा दूसरा आसान है, दूसरा उतना मुश्किल नहीं है। हमें ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, fx बराबर x² + 2 दिया है, fx बराबर x² + 2 दिया है, और कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है। चलिए इतना तो पता चल गया कि प्रांत हमें दिया है वास्तविक संख्या, प्रांत बराबर r, कोई भी कहीं शर्त नहीं है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, बस दिया है कि वास्तविक संख्या है, तो प्रांत r मिल गया हमें। अब परिसर देखना है, परिसर यहाँ सिर्फ आपको देखने से पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आप धनात्मक संख्या रखते हैं तो उसका स्क्वायर धनात्मक होगा और हमें धनात्मक संख्या ही मिलेगा, 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, यह भी धनात्मक संख्या मिलेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा ना। और ऋणात्मक संख्या रखते हैं, ऋणात्मक संख्या, तब भी उसका स्क्वायर जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो वो धनात्मक, मतलब इसमें ऋणात्मक मिल ही नहीं सकता है। ये आपको समझ में नहीं आया? जैसे फिर से एक बार समझाता हूँ, चिंता मत करिए। x² है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब मान लीजिए कुछ एक ऋणात्मक संख्या, x का मान -2 रख लीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस 2 बराबर 6 हो गया। और धनात्मक संख्या रख के देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2,
मतलब धनात्मक रखने पर भी धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक रखने पर भी ऋणात्मक आ रहा है। तो प्रांत तो हम कोई भी वास्तविक संख्या रख लेंगे, लेकिन परिसर हमें जब भी मिलेगा तो धनात्मक मिलेगा, वो भी 2 से बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि 0 रखने पर तो 2 आ गया, -1 रखिए इससे बड़ा आएगा, 1 रखिए तब भी इससे बड़ा आएगा। और आप चाहें तो जिस विधि से हम लोग ये बनाए हैं इसी विधि से आप भी ये बना लीजिए ना। तो मैं बताता हूँ, ये आएगा 2 से बड़ा और अनंत तक आएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से बना लीजिए, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा तो बहुत ही आसान, सबसे आसान कह रहा है कि fx बराबर x एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ परिसर दे दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रांत दे दिया, रियल नंबर कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, और जितना रखेंगे उतना ही आएगा। तो जितना रखेंगे उतना ही आएगा, तो रियल नंबर रखेंगे तो परिसर भी रियल नंबर आएगा। ये बहुत आसान है। तो ये आपका प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होता है। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैथ से जुड़े हुए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।